आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो देखिए 21 पेज आपने लिखा हुआ था, शायद आप लोग कॉपी करके बोर हो गए होंगे बैठे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। और बच्चों इस इवोल्यूशन में आप लोगों को बताई जा रही है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और पहले वाले जीवन में, पहले वाले जो लाइफ फॉर्म है उसी में क्रमशः परिवर्तन हुआ जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये इवोल्यूशन इस मेथड से हुआ। हम लोग इसी को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण दे रहे हैं कि सर आपका कहना है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, इसका क्या एविडेंस है, क्या प्रमाण है आपके पास में? ऐसे प्रमाण जो आप लोगों को पिछले क्लास में बताए गए थे। कौन कौन एविडेंस? पहले एंथोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा एपियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस आप लोग को पढ़ाई जाएगी। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में पहला बताया गया था जो कि 12th क्लास में भेजा है, तो क्वेश्चन पूछता है। पहला था होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में आप लोगों को बिल्कुल जानती है, परीक्षा में आता है, प्रैक्टिकल में 12th में गया। होमोलोगस ऑर्गन का था कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। इससे ये साबित होता है कि सभी के पूर्वज एक ही है, जो अपने अपने वातावरण में एडॉप्ट करने के लिए आज अलग अलग रूप की दिखाई पड़ती। ये कहना था। दूसरा है आज का क्लास, यहाँ से शुरुआत करते। दूसरा है बच्चों कौन सी? जानते आप अगर होमोलोगस पढ़ गए, आपके पास में अगर होमोलोगस कंप्लीट है तो एनालोगस उसका उल्टा कर दीजिए। होमोलोगस का जस्ट उल्टा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? एनालोगस। इसका मतलब स्ट्रक्चर ओरिजिन डिफरेंट और फंक्शन सेम। स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट जिस ऑर्गन का है और फंक्शन सेम है, उसको हम लोग एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। ये भी ये साबित करता है कि डिफरेंट माहौल से आने वाले ऑर्गेनिज्म अगर सेम हैबिटेट में आ जाए तो उस समूह में, उस हैबिटेट में एडॉप्ट करने के लिए एक जैसा कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप चाहे हिंदू रहे, इस्लाम रहिए, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई रहिए, अपने घर में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन स्कूल में नहीं। आपका स्कूल ड्रेस होता है, वहां पता नहीं चलेगा कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों एनालोगस ऑर्गन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। इसका उदाहरण अच्छा खासा है। देखिए ये उदाहरण एनसीईआरटी का है जो आप लोगों को खुशी याद रहना थे। आपको ध्यानपूर्वक इसको याद रखना है, इधर की रखिए और अभी तुरंत पढ़ जाइए। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। आप जरा से गौर कीजिए, कौन उड़ने वाले एनिमल है? चिड़िया या तितली? दोनों। लेकिन एक का पंख देखिए, तितली का पंख में हड्डी नहीं है, लेकिन बर्ड के पंख पे। इसका मतलब ये दोनों के पूर्वज एक है कि अलग अलग? लेकिन जब एक ही स्कूल में आ गए तो ड्रेस एक हो गया। ये साबित करता है। दूसरा आज आप ऑक्टोपस, जैसे हम लोग जैसा ही होता है, ऑक्टोपस आज भी निकला हम लोग जैसा है। एंड वेल्स flippers of penguin and dolphin, sweet potato, पूछा हुआ क्वेश्चन देख में, sweet potato, हाँ अगर देखा ना है चलिए उसमें चढ़ा होगा कौन चीज? कौन चीज है? फ्रूट है या फ्रूट है? राइट। तो sweet potato is root and potato is यानी दोनों के पूर्वज अलग है, लेकिन एक जैसा कैरेक्टर दोनों का, उनकी मॉडिफाइड करके दोनों का मॉडिफिकेशन एक है। इस तरह से बच्चों एक एनालोगस ऑर्गन एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है जो हम लोग आगे में पढ़ेंगे। हेंस एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का डेफिनेशन आपको हम यहाँ डिटेल से बताएंगे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पढ़ना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं कि सारे बच्चे को समझना है नेचुरल सिलेक्शन।
क्योंकि आगे चल करके आप डार्विनिज्म पढ़ेंगे। नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अगर इसको समझ लीजिएगा तो कहना नहीं। नेचुरल सिलेक्शन आप लोग पढ़ोगे? यस सर। अब बच्चों ये नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करवा रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन ये बताइए, डायनासोर देखे हैं आप? नहीं? बकरी? डायनासोर का क्या पैर था? 5 पीछे 4, बकरे में 4। तो सवाल है कि डायनासोर 4 पैर वाला था और बकरे भी 4 पैर वाले थे, लेकिन डायनासोर आज नहीं है, बकरे क्यों? यही पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन, शायद डायनासोर पढ़ाई अच्छा से नहीं करता होगा, भगवान बोला ना पढ़ाओ ना पढ़ाओ ना पढ़ाओ, बकरा बहुत पढ़ता होगा, अरे बाबू कितना अच्छा है, अरे बाबू कितना अच्छा है, अरे बाबू जब बढ़िया बढ़िया से चुन ले और जब खराब खराब होगा छाट दे। ये काम कौन कर रहा है? नेचर, प्रकृति कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति में बच्चों कॉम्पिटिशन लेते हैं, जो जीता उसे कंधर। इस एनवायरनमेंट के अनुसार दादा दादी को देख लीजिए, रिटायर करना देता है, प्रकृति होता है कि बुढ़ा बुढ़ी चलना लड़ा लूट गए, जाड़ा में कितना बुढ़ा बुढ़ी मर जाता है, लू आ जाता है, देखिए कितना बुढ़ा बुढ़ी मर जाता है। क्यों? नेचर कहता है कि अब तू बड़े कब खेलने लायक नहीं, तू निकल गाड़ी में लगे इलेक्ट्रॉन लिए वो खड़ी बाइक जॉब करें। क्योंकि तब तक देखिएगा दादा दादी मरने के कगार पर होते, तब तक देखिएगा छोटा बच्चा जन्म लेने के कगार पर होता है, वो खटिया खाली नहीं हुआ तो ये कैसे जाएगा? तो बच्चे खटिया खाली करनी होती है हम लोगों को। इस तरह की एक्टिविटी आपको पढ़ाएंगे इसमें। ये देखिए नेचुरल सिलेक्शन। अब ये बच्चों नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है और कैसे इस समझ में आएगा आपको? ये देखिए उदाहरण कितना सा दिया है। एक चीज है इंडस्ट्रियल मेलनिज्म। ये घटना इंग्लैंड में देखी गई थी। क्या है इंडस्ट्रियल मेलनिज्म और ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ मेरे से बात ऊपर जो मैं एक अपने आप के लिए किताब लिखा हूं, एक किताब में एक ग्राफ में लिया हूं। एक ग्राफ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे विश्व में, लेकिन बच्चे इसको इतना आसानी से समझने में मत करिए। 1995 में बच्चों ने 2 किताब लिख दिया था, 2 किताब, और उसी किताब लिखने के क्रम में हम बच्चों को पढ़ाया करते थे। गार्डन बगल का बस टीचर बन गई और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये क्या है। शुभ पहले आपको हम बता दें, मेलनिज्म का मतलब होता है बच्चों ब्लैक, काला। सबसे पहले समझेंगे मेलनिज्म का मतलब यहां हो गया काला, ठीक है। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री मतलब आप समझ रहे कारखाना। तो अब आ जाइए आपको हम बता दें, देखिए कौन सा वर्ष है बच्चों? 1850 में इंडस्ट्री की संख्या कम थी, बहुत कम थी। तो जब इंडस्ट्री की संख्या कम थी तो वातावरण में काला कार्बन डाइऑक्साइड कम था, और जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम था तो शायद वातावरण का कलर क्या था? काला या व्हाइट? व्हाइट, राइट। नो पॉल्यूशन, बच्चों वातावरण यानी कि नो पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन नहीं था। जब पॉल्यूशन नहीं था तो इसमें हम बटरफ्लाई बनाएंगे। एक बटरफ्लाई, ठीक है, व्हाइट और एक बटरफ्लाई ब्लैक। देखिए अगर यहां पर एक हम लोग सांप लेते हैं या छिपकली लेते हैं, अभी बताइए इसको आप व्हाइट मान लीजिए और इसको आप ब्लैक मान लीजिए, बताइए वातावरण कैसा है? व्हाइट। ये सांप किसको आसानी से खा जाएगा?
ब्लैक को कि व्हाइट को? ब्लैक को। किसको खाएगा बच्चों? ब्लैक को। क्यों ब्लैक को खाएगा? वातावरण में बदल नहीं करेगा। आप जंगल में लाल कलर का साया साड़ी लाल पहन करके आप घूम रहे तो आसानी से आतंकवादी आपको खोज लेगा। लेकिन अगर आप जंगल में ग्रीन कलर का साया साड़ी पहन करके घूमिए तो फिर आतंकवादी को आपको आसानी से नहीं मिलते। तो सराउंडिंग से मदद करने की क्षमता कुछ मिलेगी। तो जाहिर है बच्चों कि 1850 में इंग्लैंड में किस मक्खी का, किस बटरफ्लाई की संख्या ज्यादा होगी? ब्लैक या व्हाइट? व्हाइट। वेरी गुड। अब आप देखिए n बराबर नंबर व्हाइट की संख्या देखिए। व्हाइट यहाँ पर ब्लैक से दिखाया गया है और बच्चों डार्क को हम लोग दिखा रहे हैं ग्रीन कलर से। समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो व्हाइट कलर है 1850 में इसकी संख्या, व्हाइट की संख्या 1850 में ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है क्या बच्चों? ज्यादा है। 1850 में इसकी संख्या देखिए मान लेते हैं 10, 20, 100, 50 तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी की संख्या कब? 1920 में। 1920 में क्या होने लगी? कम गया। क्यों कम गया बच्चों? राइट। 1920 जाते तक इंग्लैंड में किसकी संख्या बढ़ गई? इंडस्ट्री की जब संख्या बढ़ गई तो जाहिर है वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगा? तो जो सराउंडिंग है उसका कलर बदलने लगा, सराउंडिंग का कलर बदलने लगा और सराउंडिंग कैसा हो गया? ब्लैक। अब आप ही बताइए जब ब्लैक सराउंडिंग हो गया तो किसका शिकार आसान हो गया? राइट। नतीजा इसे व्हाइट की संख्या 1850 में इतनी थी 1920 में बढ़ के कम गया। और इसका असर क्या पड़ेगा? अब डार्क वाले पर क्या असर पड़ेगा? डार्क बटरफ्लाई की संख्या 1850 में कम था और 1920 में अब देखिए बच्चों क्यों ज्यादा हो गया? 1920 किसका पॉल्यूशन? अब SO2 किसी भी वातावरण में है कि नहीं इसके लिए आप एक प्लांट ग्रो करा सकते हैं। अब इंटरमीडिएट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर SO2 प्रेजेंट है और यहाँ पर SO2 एब्सेंट कर दीजिए, यानी कि SO2 बहुत ही घातक एयर पॉल्यूटेंट है, वायु को प्रदूषित करने वाला जहर है ये, समझिए ना, ये जहर है। तो ऐसा एरिया जहां पर SO2 का पॉल्यूशन है वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करता है, तो ये बात समझ लेना। और ऐसा एरिया जहां पर SO2 का पॉल्यूशन नहीं है वहां पर लाइकेन ग्रो करेगा बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर लाइकेन है वहां पर कौन रहेगा? SO2। याद रखना हमेशा कि SO2 पॉल्यूशन है कि नहीं ये हम लोगों को लाइकेन की उपस्थिति से पता चल जाएगा। अगर लाइकेन नहीं है तो समझिए SO2 है, राइट, और SO2 नहीं है तो समझिए लाइकेन है, यानी यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है। दिस इज व्हाई कॉल्ड पॉल्यूशन इंडिकेटर। याद रखिएगा पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो बच्चों देखिए 1920 में SO2 पॉल्यूशन हो गया, नतीजा लाइकेन लाइकेन खत्म होने लगे। अब लाइकेन खत्म होने लगा तो एक्सपोजिंग द किसको? डार्क। ठीक है, एक्सपोजिंग डार्क व्हाइट मोर इजीली विजिबल टू प्रेडेटर। अब यहाँ पर क्या होने लगेगा उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या असर होने लगेगा? जब वातावरण ब्लैक हो गया तो व्हाइट को बहुत आसानी से देख ले रहा था और डार्क कलर सराउंडिंग में मर्ज कर जा रहा था। बच्चों अगर इन आपका शर्ट पैंट सराउंडिंग वातावरण के कलर से मैच कर जा रहा है तो इस घटना को क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज कहा जाता है। याद रखिएगा ये आता है इकोलॉजी में, आप लोग इसको पढ़ेंगे कि कैमोफ्लेज कहते हैं इसको। तो डार्क मोड की संख्या धीरे धीरे देखिए दिन और सर्वाइव। तो 1920 में कौन सर्वाइव करने लगा? डार्क कलर वाला। और बच्चों अब आप ही बताइए व्हाइट कलर वाला सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। समझ गए ना? इस घटना को
आदमी देखा परखा ये घटना कहाँ घटी? इंग्लैंड में। राइट। तो आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट में दो स्पीशीज का उत्पत्ति हुआ, एक व्हाइट कलर और एक ब्लैक कलर। हम लोग बनाए नहीं, एनवायरमेंट के चेंज के अनुसार पहले वाले मोड में चेंज आया, तो व्हाइट फाइनली कन्वर्टेड इनटू डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज कॉल्ड मेलानिज्म, क्योंकि ब्लैक कलर मेलानिन का मतलब होता है ब्लैक। हम लोगों के भी स्किन में मेलानिन है तो हम लोग ब्लैक दिखते हैं, इस तरह से इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का है। तो जो कहता है नेचुरल सिलेक्शन, अब आप ही बताइए, बोलिए बच्चों, नेचर प्रकृति, इंग्लैंड का नेचर किसको सेलेक्ट किया? डार्क को कि व्हाइट को? डार्क। आदमी सेलेक्ट कर रहा है कि नेचर कर रहा है? नेचर। इससे साबित हुआ कि वातावरण में बदलाव होगा, बदलाव के अनुसार प्राकृतिक जीवों में बदलाव आते हैं। इसलिए जो ये थ्योरी कहना है कि जो जीव है आज से करोड़ साल पहले वो आज भी है और आने वाला समय भी रहेगा, ये प्रमाणित नहीं होता है। एक बात जो इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन होता है। Similarly, excessive use of herbicides, pesticides result in selection of resistant variety। ये समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी बात है बच्चों इसमें। अब इसको कैसे समझोगी? सो देखिए, इसी के चलते कहा जाता है कि ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। देखिए क्या हुआ, आप एक खाना लीजिए, इस खाने में आप एक एंटीबायोटिक डाल दीजिए, एंटीबायोटिक। एक खाना बैक्टीरिया का है जिसको हम लोग कहते हैं कल्चर मीडिया। एक ऐसा खाना दे रहे हैं बैक्टीरिया को जिसमें क्या है बच्चों? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन कौन चीज है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसको मारेगा? हम लोगों को कि बैक्टीरिया को? राइट, बैक्टीरिया को मार देता है। तो आप इसको कैसे समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। लो, तुम 4 बैक्टीरिया डाले इसमें, ए बी सी डी, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बताइए, परसेंट पॉपुलेशन बराबर 4, समझ गया? स्पीशीज किसका नाम दे रहे हैं? स्पीशीज का नाम दे रहे हैं ए स्पीशीज का 4 बैक्टीरिया हम लोग ऐसे कल्चर मीडिया में डाले जिसमें क्या था बच्चों? एंटीबायोटिक। राइट, समझने की कोशिश कीजिए। एक लड़का, एक आदमी बहुत ज्यादा है, खुशी हो जाए एंटीबायोटिक, कुछ हो जाए एंटीबायोटिक खा लेता है, जो कि नहीं खाना चाहिए, यही कारण है। ज्यादा एंटीबायोटिक को खाइए। अब देखिए, ए मर गया, बी मर गया, सी मर गया, डी बच गया। अब आप जरा सा बताइए कि क्या डी पर एंटीबायोटिक का असर हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस डी के अंदर ऐसा जीन है जो इस एंटीबायोटिक की कंपोजिशन को ब्रेक कर दिया। जैसे आप तेल लगा रही और पानी अगर शरीर पर लीजिए, नहाए ना नहाए का भाग हो देता है, पानी तुरंत से नीचे चला आता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक है भाई। इसलिए बच्चों, ये डी नामक बैक्टीरिया में नेचुरली प्रकृति से लड़ने की क्षमता थी, जो बेचारा बच गया, ये लड़ा नहीं, आप मर गया। अब आप जरा बताइए, प्रेजेंट पॉपुलेशन स्पीशीज ए की संख्या 4, अब एट प्रेजेंट है ना, आफ्टर 1 डे या 1 वीक रखिए ना, आफ्टर 1 वीक कौन सर्वाइव किया? ए बी सी या डी? डी सर्वाइव किया। अब ये बताओ बच्चों आप लोग कि इस कप में हम लोगों को कौन बैक्टीरिया मिलेगा? ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा? डी मिलेगा। राइट, नेचुरली सेलेक्टेड। अब बच्चों, प्रकृति में आज के दिन, आप देखिए, आप समझने की कोशिश इस मामले में कीजिए कि आज के दिन में ये कौन सा बैक्टीरिया है? डी बैक्टीरिया है। इस डी में किससे लड़ने की क्षमता है? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से। अब बताइए, इस पर अगर हम लोग एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन देंगे तो ये मरेगा कि नहीं मरेगा? इसीलिए ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से डॉक्टर मना करता है कि भैया आपके शरीर में अगर बैक्टीरिया रेजिस्ट कर गया तो हम कौन दवाई देंगे। इसलिए
तो मुझे ऐसा एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। अर्थात बच्चों चलिए वो तो हेल्थ की बात हो गई, हम लोग यहाँ आपको बता रहे हैं कि प्रकृति में यही होता है, जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाला वो नेचुरली रिजेक्टेड, और जो ढाल लिया स्ट्रगल किया वो सेलेक्टेड। एक बार मेडिकल की दिल्ली में नहीं ना हो अभिनव तो अपना ऐसा नहीं है। सजासी दीदी 5वां बार में इतना नंबर लाई है, और वो दीदी वो तो 25 साल है, जो क्या बोलते हैं ना आयशा उसका परवीन का हमको लगता है 24-25 साल हो रहा होगा, फर्स्ट ईयर में, यानी कि 30-32 साल की हो जाएगी एमबीबीएस का फाइनल करते करते। अगर वो छोड़ देते तो कहता है कि सेलेक्ट होना है ना, सेलेक्टेड एंड वी आर अनसेलेक्टेड। इसी टीम में से लोग सेलेक्ट हो गए, नेचुरली सेलेक्ट हो गया, तो नीट इसको सेलेक्ट किया। आप लोग उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल आपका सही दिशा में जा रहा होगा, आप सेलेक्ट हो जाएगा, सही दिशा में नहीं जा रहा होगा नहीं हो जाएगा। जस्ट लाइक नीट एग्जामिनेशन देता है बच्चों हम लोगों का नेचर। सो इवोल्यूशन इज a stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in organism। म्यूटेशन आप लोग पढ़े हैं, उस काम से नए नए कैरेक्टर डेवलप करते हैं, उस कैरेक्टर उस जीव को नया बना देता है और नए वातावरण में सर्वाइव करने लायक बना देता है। जिसमें ये हुआ वो सर्वाइव कर जाता है, जिसमें नहीं हुआ वो पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं। इस इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को दो चीज क्लास किया गया, एक हो गया नेचुरल सिलेक्शन और अब आपको बता दें एडेप्टिव रेडिएशन, बहुत इंटरेस्टिंग एडेप्टिव रेडिएशन। गया 5 स्टूडेंट, ठीक है, सभी को आ गया 640 मार्क्स आया, सभी बच्चे को 640 मार्क्स आया, सभी को। और सब बेचारा ए भी अरे छोड़ा यही बोलते हैं, गया तो बच्चा सब 650 लाया, तो सबका मार्क्स सेम है, सबका जन्म स्थान सेम है, सब हिंदी बोलता है, वो ग्रुप में मगहिया बोलता है प्रेम से। लेकिन क्या सभी की इच्छा एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की होगी? नहीं, एक चला जाता है हम पटना पढ़ी राजनीति होता है, हम जाएंगे कोलकाता, जैसे श्रीराम से सर बाबरे इंडिया का बहुत रिचेस्ट स्टेट है गुजरात, ठंडा है गुजरात, बरने भैया हमरा बिहार हमरा बड़ी बाड़ा लगा हम है अंकुर भैया। तो बच्चों कोलकाता, गुजरात, बिहार, तीनों का लैंग्वेज एक ही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा, राइट, लेकिन जन्म स्थान एक है। अब आप यह आपको देखना है क्या कह रहा है। अब आप देखिए, एक जगह से अलग अलग जगह में जाकर उस वातावरण में एडॉप्ट कर जाना, उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेना, क्या कहलाएगा बच्चों? एडेप्टिव रेडिएशन। तो बताइए तो ये कन्वर्ज करना है कि डाइवर्ज करना है? That's called evolution. तो देख लीजिए evolution of different कलकतिया, गुजरातिया, बिहारिया, यानी कि पहले क्या स्पेसीज था बिहारिया, now different species develop from a common ancestor due to change. This is called evolution. हम लोग जो कहते हैं कि सब बना कलकत्ता, गुजरात, सब अचानक बन गया, अचानक कलकत्ता बन गया ना, गया से कुछ लोग भाग करके कलकत्ता में बस गया, वहां की आबोहवा में बस गया, तो चलिए कलकत्ता हो गया। ऐसा नहीं कि कलकत्ता है और ये बताने की कोशिश है। तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया लाइक कोलकाता, गुजरात, है ना, etc. starting
area starting from a point and laterally radiating to other habitat is called Adaptation. उदाहरण के लिए देखिए डार्विन फिंचेस, अब इसको समझने की कोशिश की। डार्विन फिंचेस बराबर क्या होता है? स्मॉल ब्लैक बर्ड। हुआ क्या था? डार्विन में बताएंगे आपको। डार्विन गालापागोस नामक टापू पर गए और उन्होंने इस टापू पर अलग अलग तरह का पक्षी देखा। समझ गए? ये देख लीजिए, एक पक्षी का चोंच ऐसा था, एक पक्षी का चोंच ऐसा था, एक पक्षी का चोंच ऐसा था। ये देखिए, अब इशारा डार्विन कह रहे हैं कि ये जरा सा गौर से देखिए तो बच्चों आपको पता चलेगा। शेन 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 अब हम हमें बता दें तो कहेंगे आप देखा रहे तो आपको तीन लग रहा होगा। सच क्या है कि इसके पूर्वज एक ही है। हुआ क्या? ये देखिए, एक जगह का नाम है बच्चों, ये देखिए गालापागोस, याद रखिएगा। डार्विन अपनी समुद्री यात्रा के दौरान वहां डार्विनिज्म में बताएंगे, अभी जब आप जब जाते हैं, डार्विन नामक वैज्ञानिक समुद्री यात्रा के दौरान एक समुद्र में टापू पर पहुंचे। उस टापू का नाम है बच्चों गालापागोस। गालापागोस गालापागोस गालापागोस। वहां उन्होंने देखा कुछ ऐसे पक्षी देखा जिसकी सारी बॉडी संरचना सेम थी, बस खाली चोंच में अंदर था। तब इन्होंने किया अनुमान लगाया, ओहो इसका मतलब करोड़ साल पहले, लाख साल पहले यहाँ कोई इसके पूर्वज ऐसे रहे होंगे। इसमें से कोई उड़ करके दूसरे कंटिनेंट पर चला गया, दूसरे आइलैंड पर चला गया। उस आइलैंड पर बेचारे को अनाज नहीं मिलने लगा, बेचारा भूखे तड़पने लगा। तो कहते हैं मरता क्या न करता, यानी आदमी अब 22वां दिन अपना है मांस काट के खाने लगता है जो उसको भूख इतनी तेज लग जाती है। आज रिसर्च किया हुआ है, एक आदमी को कमरे में रिसर्च किया जा रहा था, कमरे में बंद कर दिया गया, भूख से तड़प के कितना दिन में मरता है, प्यास से तड़प के कितना दिन में मरता है। बच्चों देखा गया कि 21वां दिन के बाद में वो आदमी इतना भूख से तड़पने लगा कि अपना ही मांस काट के खाया गया। रिसर्च करें पागल जी। तो कहा जाता है कि इसका मतलब ये आदमी भूखे 21 दिन तक रह सकता है। इसी पर ट्रेनिंग होती है ना, कम बढ़ जाएगा हमारा बॉडी। एक सेल मरता है, शरीर तो मरता नहीं, सेल मरता है बच्चों। तो देखा गया कि जब भूखे तड़पने लगे होंगे लोग, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, सील ईटिंग पर इसके पूर्वज क्या खाते थे? बेचारा बिहारी यहाँ खाता था चूहा, बिहारी खाता था बगुला, बेचारा बिहारी खाता था बकरा, और बेचारा चल गया कोलकाता, तो वहां पर मांस खाले कुछ बोले हर कुछ बोले समझ जाओ। बिहारी अच्छी तो हम पूछ रहे मछली खाओगे ना? हमारा पढ़े तो बेचारा माल बात करके मेस में मेडिकल कॉलेज में जाए करके हमारा माल बात देते, हम माल बात खा लिए, फिर माल बात क्या किए भाई। तो हमें चूहा क्या बनाता है? चूहा तब बेचारा केस किए तब तो लगा हम मरे जो लाते दिखाइए तो कहां से शुरू कर गए? चूहा खाने वाला फाइनली कन्वर्टेड इनटू मछली खाने वाला गाय जो आप मजबूर हो जाते हैं। और इस तरह से जब ये मजबूर हो गया कि सीड ईटिंग बर्ड पूर्वज फाइनली इंसेक्टिवोरस स्पीशीज में बदल गए और इसके शरीर तो वही रह गए, बस इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। देखिए बच्चों, ये देखो दाना पकड़ने के लिए चोंच ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हल्का पानी में खोखर के अंदर तालाब में मौजूद जो है इंसेक्ट, उसको पकड़ने के लिए चोंच थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये देखिए मांस है, अगर ये इसको नोच कर खाने के लिए चोंच ऐसा होना चाहिए। सबका शरीर एक रह गया और चोंच अलग अलग हो गया। इसी डिफरेंस को डार्विन प्रिंसेस कहते हैं। ये साबित करता है कि कोई भी जीव का पूर्वज एक ही है, सभी जीव का पूर्वज, कोई भी जीव के पूर्वज एक है।
समय के अनुसार उसमें बदलाव आते गए क्योंकि उसको उस वातावरण में एडॉप्ट करना था, और जब एडॉप्ट कर जाते हैं तो हम लोगों को अलग अलग दिखाई पड़ने लगता है। अर्थात इस तरह की इवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो बच्चों आपसे मेडिकल में क्या पूछेगा, एडेप्टिव रेडिएशन बराबर राइट, इसका एग्जांपल डार्विन थीसिस मैंने स्मॉल ब्लैक होल। राइट। अब मैं करता हूं दूसरा एग्जांपल है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है, देखिए तो दूसरा एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियम। अब देखिए आपका पेज नंबर 133 ऐसा है और फिगर नंबर 7.5 निकाल लीजिए, ठीक है, और इस चीज को आपसे देखिए। तो आइए 133, लेकिन अलग अलग एडिशन में कुछ अलग हो सकता है। और फिगर 7.6 आप देखिए तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया कौन सा जगह है, देखिए तो ऑस्ट्रेलिया। आज ऑस्ट्रेलिया में क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घटना घटी, मार्सुपियन रेडिएशन। अब आपको बता दें बच्चों कि आज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन क्या होता है। ऐसा जीव जिसके पेट में एक हो गए, ऐसा जीव जिसके पेट में बक्सा हो बच्चे को रखने के लिए, याद रखिएगा, मैंने पॉकेट दिया होगा टुकड़े लगा लेगा, टुकड़े, ठीक, इसको मार्सुपियम बोला जाता है। और एनिमल विथ मार्सुपियम फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ देयर चाइल्ड इज कॉल्ड मार्सुपियल, मार्सुपियल। तो बच्चे इसका इवोल्यूशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। आपके देश में कंगारू काहे नहीं मिलता है, आपके देश में कंगारू काहे नहीं मिलता, विश्व के किसी भी जगह पर कंगारू नहीं मिलता, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसलिए साबित हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी से जुड़ा हुआ था, समय के साथ जो धरती के अन्य हिस्सों से जुड़ गया और ये समुद्र बन गया। अब आपको ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिर गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जब अपने आप में प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर, जब ऑस्ट्रेलिया बना धरती से अलग होकर के समुद्र से घिर गया। समुद्र से घिर जाने के बाद बेचारा कंगारू की वहां उत्पत्ति हुई जाए कहां, कंगारू तो बट है नहीं, टूट के चला जाएगा। नतीजा बच्चे इससे साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के बनने के बाद कंगारू का इवोल्यूशन हुआ, जिसके चलते कंगारू बेचारे चारों तरफ से घिर गया और वहीं पर पाया गया। लेकिन बर्ड को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उड़ सकते हैं, हर कंटिनेंट पर पाए जाते हैं। हिंदुस्तान वाला बर्ड, पाकिस्तान वाला बर्ड सब जगह। तो इन्होंने ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया में ही खाली कंगारू मिलते हैं और उसमें भी देखिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया के सिटी ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का सिटी ABCDE, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ही अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाते हैं, अलग अलग